नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आधुनिक इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम आपके लिए भारत के गवर्नर जनरल से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं और आज की क्लास में हम यहाँ पर ब्रिटिश भारत के दौरान जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और ओवरऑल अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आपका क्लास नंबर 12 है, क्लास नंबर 12 है। इससे पहले हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ क्लासेस दे रखी हैं जिनके बारे में आप सभी को हम यहाँ पर बता दें, जिससे जो नए अभ्यर्थी हैं उनको दिक्कत ना हो। तो पहला चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है बीपीएससी टीआरई 4.0 मॉडर्न हिस्ट्री, जिसका आपको लिंक भी कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा, आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पहला क्लास है, क्लास नंबर 1 आधुनिक भारत की पृष्ठभूमि, यहाँ पर आपको परीक्षा दृष्टि से प्रश्न भी कराए गए हैं, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए गए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ से बात करें तो 1733 से सारी कहानी स्टार्ट होती है बिहार की, और यहाँ पर अब बात करें तो 1853 चार्टर एक्ट तक इस क्लास में कंप्लीट किया गया है। फिर बात करते हैं क्लास नंबर 3 में, तो क्लास नंबर 3 में जनजातीय विद्रोह के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। भारत से संबंधित और बिहार से भी संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह हैं सबके बारे में इस क्लास में डिटेल में चर्चा की गई है। परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं और आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि हमारी जितने भी क्लासेस यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री की हमने कराई हैं, इनका जो सोर्स है SCERT NCERT, इसके अलावा बीपीएससी सिविल सर्विसेज, ध्यान दीजिएगा बीपीएससी सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है और साथ में बीपीएससी सिविल सर्विसेज में जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, इन तीनों चीज़ों का मिलाकर हमने अपनी क्लासेस आपके लिए डिज़ाइन की है, जिससे आपको परीक्षा में सभी के सभी प्रश्न हमारी क्लासेस देखने को मिलेंगे। फिर क्लास नंबर 4 की बात करते हैं, तो क्लास नंबर 4 में आपका ब्रिटिश भारत कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा हमने की है कि कांग्रेस की स्थापना से पहले जो संगठन स्थापित हुए थे भारत में, जिनसे आपसे प्रश्न पूछा जाता, उनके बारे में यहाँ पर हमने आपसे चर्चा किया है। फिर आपका यहाँ पर बात करें तो जो है टीआरई 3 के दौरान हमने कुछ क्लासेस ली थी और यहाँ पर क्लास नंबर 3, 4 आया है, देन वापस से क्लास नंबर 3 स्टार्ट हो गया, तो इसको आप माइंड कीजिएगा और क्लास नंबर 3 को आप अगला क्लास समझ सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अगली क्लास है, यहाँ पर आप देखेंगे तो कांग्रेस तक का यहाँ पर आपका हो गया। फिर यहाँ से बात करें तो उदारवादी कांग्रेस 1885 से लेकर 1905 तक इस क्लास में कवर किया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास की बात करें, क्लास 3 और 4 दो बार यहाँ पर है, लेकिन अलग अलग क्लास है, ध्यान रखिएगा। ये आपका 4 क्लास कंप्लीट हो गया, देन आप इसको 5वां मान सकते हैं, इसको आप 6ठा मान सकते हैं। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बंगाल विभाजन और उग्र राष्ट्रवादी कांग्रेस के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा हमने इस क्लास में किया है। इसके अलावा बात करें तो क्लास नंबर जो 5 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं महात्मा गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में आगमन और महात्मा गांधी जी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने इस क्लास में कवर किया है। छोटी छोटी क्लासेस हैं, आप इनको आराम से देख लीजिए, अच्छे से सारे नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिए, परीक्षा दृष्टि से आपके एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं जाएंगे। क्लास नंबर 6 में बात करें तो मुस्लिम लीग से लेकर होम रूल लीग तक यहाँ पर कवर किया गया है। लखनऊ अधिवेशन 1916 से लेकर चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह वगैरह इस क्लास में कंप्लीट किया गया है। फिर बात करते हैं अगले क्लास में, तो यहाँ पर गांधी जी के नेतृत्व में रौलट सत्याग्रह, खिलाफत असहयोग आंदोलन 1922 तक का जो आंदोलन है उसको कवर किया गया है। फिर बात करते हैं स्वराज पार्टी, समाजवाद, सीपीआई, कानपुर बोल्शेविक पार्टी केस, मेरठ षड्यंत्र केस के बारे में इस क्लास में चर्चा की गई है, छोटी सी क्लास में। फिर इसके बाद क्लास नंबर 9 में बात करें तो भारत माता की वीर क्रांतिकारी सपूत जैसे भगत सिंह, बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्यसेन, HSRA, लाहौर षड्यंत्र, जहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वहाँ से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण एक छोटी सी क्लास 15 मिनट की यहाँ पर है। फिर आपका क्लास नंबर 10 में साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन, इन सब चीज़ों से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण क्लास है। देन आपका क्लास नंबर 11 की बात करें तो ये आपका 1930 से लेकर 1947 तक का एक मैराथन के रूप में यहाँ पर आपको 1 घंटे 19 मिनट की क्लास है और इस प्रकार आपकी क्लास जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है यहाँ तक आपका पूरा हो जाता है। अब यहाँ से जो आज की जो क्लास है ये अब आगे का इसी के आगे कंटिन्यू रहेगा। इसको हमने चूँकि क्लास नंबर 11 का यहाँ पर दिया था, तो क्लास नंबर 12 अब आपका यहाँ पर है सामने, और क्लास नंबर 12 में अब हम गवर्नर जनरल के बारे में देखेंगे और साथ में बात करें क्लास नंबर 12 में तो गवर्नर जनरल जितने भी हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो भारत के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर
जो हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में चर्चा करेंगे। देन भारत के गवर्नर जनरल के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। भारत के वायसराय के बारे में हम आपसे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। आज की जो क्लास रहेगी, बंगाल के गवर्नर कंप्लीट हो जाएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल कंप्लीट हो जाएंगे, बंगाल और भारत के गवर्नर जनरल कंप्लीट हो जाएंगे 1858 तक। और जितना भी यहाँ पर इस क्लास में आपको बताया जाएगा, इससे अलग आपको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हम पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि पृष्ठभूमि क्या था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं। 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। और 23 जून 1757 को प्लासी युद्ध के पश्चात अगर हम बात करें तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है, तब फिर बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्त किए जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव की अगर हम बात करें तो बंगाल के पहले गवर्नर बने थे। कब बने थे? 1758 से लेकर 1760 के मध्य। प्लासी के युद्ध के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व भी किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल के पहले गवर्नर याद रखिएगा कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। फिर यहाँ पर बात करते हैं हेनरी बेंसीटार्ट के बारे में। हेनरी बेंसीटार्ट के बारे में बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव अभी हमने देखा 1758 से 60 के बीच में थे, फिर चले गए थे। फिर रॉबर्ट क्लाइव के जाने के बाद हेनरी बेंसीटार्ट 1760 से लेकर 1764 तक बंगाल के गवर्नर रहे हैं। तो 1760 से लेकर 1764 के बीच में हेनरी बेंसीटार्ट बंगाल के गवर्नर रहे हैं। यहाँ पर बात करें बक्सर युद्ध के दौरान, आपसे प्रश्न पूछा गया है बक्सर युद्ध के दौरान, जबकि बक्सर युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। बंगाल के गवर्नर उस समय कौन थे? तो तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जो थे वो थे हेनरी बेंसीटार्ट। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो हेनरी बेंसीटार्ट नवंबर 1764 तक ये जो है बंगाल के गवर्नर थे। नवंबर 1764 तक बंगाल के गवर्नर थे, क्लियर है। और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ है। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर थे हेनरी बेंसीटार्ट। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फिर बात करते हैं लॉर्ड क्लाइव की। तो लॉर्ड क्लाइव वापस से दोबारा से आ जाते हैं। कारण क्या रहता है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध की बात करें तो बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था अंग्रेजों की तरफ से किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो ने किया था। और यहाँ पर बात करें तो अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल सम्राट की संयुक्त सेना को हार का सामना देखना पड़ना था। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी अंग्रेजों की। और बक्सर युद्ध के पश्चात यहाँ पर बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव को या लॉर्ड क्लाइव को वापस से बुलाया गया बंगाल के गवर्नर के रूप में दोबारा से 1765 से 1767 के बीच में बंगाल के गवर्नर दोबारा से बनते हैं रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से, मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। तो किसने किया था? अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की थी। और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। तो पहली संधि हुई थी इलाहाबाद की 12 अगस्त 1765 को। और 12 अगस्त 1765 को जो इलाहाबाद की संधि हुई, इसी के माध्यम से जो शाह आलम द्वितीय थे मुगल सम्राट, उन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी थी। और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। दीवानी का मतलब है कि इन क्षेत्रों से राजस्व वसूलने संबंधी अधिकार। तो राजस्व वसूलने संबंधी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा से किसको प्राप्त हो गया? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को। इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी 12 अगस्त 1765 को। रॉबर्ट क्लाइव ने जो है अंग्रेजों की तरफ से यह संधि की थी या ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इलाहाबाद की संधि की थी। डेट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में 1765 में, द्वैत शासन यहाँ पर नहीं होगा, द्विशासन प्रणाली लागू की। तो यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा, द्विशासन प्रणाली लागू की, जिसको बोलते हैं ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में 1765 में द्विशासन प्रणाली लागू की थी। और यहाँ पर बात करें जिसको इंग्लिश में ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाएगा, पूछा भी गया है बीपीएससी में कि बंगाल में किसने द्विशासन प्रणाली लागू की थी, तो आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ पर बात करते हैं बंगाल में द्विशासन की, बंगाल में द्विशासन की, इसको हम इंग्लिश में ड्यूअल गवर्नमेंट बोलते हैं।
1765 से लेकर 1772 तक ये लागू रहा। तो बंगाल प्रांत में अगर हम बात करें तो द्विशासन ड्यूअल गवर्नमेंट रॉबर्ट क्लाइव का कब से कब तक लागू रहा? 1765 से लेकर 1772 तक। और इसके अंतर्गत दो प्रकार का शासन होता था। पहला था दीवानी राजस्व वसूलने संबंधी, तो दीवानी राजस्व वसूलने संबंधी अधिकार थे। दूसरा इसमें था निजामत का, यानी कि प्रशासन संबंधी अधिकार। तो निजामत प्रशासन संबंधी अधिकार अंग्रेजों ने नवाब को, जो कि कठपुतली नवाब थे, कठपुतली नवाब को दे रखे थे। और दीवानी राजस्व जो है उसको खुद मॉनिटर कर रहे थे अंग्रेज। चूँकि यहाँ पर पैसे का बात था तो यहाँ पर दो प्रकार से जो शासन हुआ, दीवानी और निजामत के रूप में। दीवानी यानी राजस्व वसूलने संबंधी, निजामत यानी कि प्रशासन करने संबंधी। तो दो प्रकार का शासन हुआ। इसी शासन व्यवस्था को बोलते हैं हम द्विशासन व्यवस्था, और द्विशासन व्यवस्था को इंग्लिश में ड्यूअल गवर्नमेंट बोलते हैं, सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट बोलते हैं। इसको लागू किसने किया था बंगाल में? रॉबर्ट क्लाइव ने। इसके अलावा आपको पढ़ना है जो है, एक कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए जब आपसे प्रश्न पूछेगा द्वैध शासन के जनक कौन है। द्वैध शासन के जनक कौन है? तो ये जो द्वैध शासन है इसका इंग्लिश होता है डायरकी। तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डायरकी के फादर कौन है? तो आंसर हो जाएगा सर लियोनिल कर्टिस। सर लियोनिल कर्टिस। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। द्वैध शासन के जनक डायरकी सर लियोनिल कर्टिस थे। और द्वैध शासन के जनक या डायरकी की बात करते तो प्रांतों में 1919 में द्वैध शासन लागू किया गया था, जिसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो ये द्वैध शासन अलग है। जो बंगाल में बंगाल में जो द्विशासन लगा वो अलग है। बंगाल में जो लगा था उसको हम द्विशासन बोलते हैं, ड्यूअल गवर्नमेंट बोलते हैं। ये आपको फर्क समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं इलाहाबाद की संधि के बाद। तो इलाहाबाद की संधि के बाद अभी हमने देखा कि जो है यहाँ पर हमने देखा कि दीवानी राजस्व वसूलने के लिए अलग कर दिया गया, निजामत अलग कर दिया गया। अब दीवानी राजस्व वसूलने के लिए इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? 2 उप दीवान नियुक्त किए। तो इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने 2 उप दीवानों की नियुक्ति किया। और 2 उप दीवान कौन कौन थे? तो मुर्शिदाबाद के क्षेत्र में, जो बंगाल वाला क्षेत्र था, तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को। बिहार का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया? तो राजा सिताब राय को। 2 फैक्ट आपको मालूम होने चाहिए। ये आपसे बीपीएससी द्वारा पूछा गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। बिहार स्पेशल के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें, रॉबर्ट क्लाइव ने 2 उप दीवान नियुक्त किए। पहला बंगाल वाले क्षेत्र के लिए, जो मुर्शिदाबाद जिसको बोला जाता था उस समय, तो मुर्शिदाबाद वाले क्षेत्र के लिए जो उप दीवान थे मोहम्मद रजा खान। बिहार के जो उप दीवान नियुक्त किए गए वो थे राजा सिताब राय। इन दोनों लोगों ने कब तक सेवा दी अपनी? तो 1765 से लेकर 1772। क्यों दी 1772 तक, उसके आगे क्यों नहीं दी? क्योंकि 1772 में जो तत्कालीन बंगाल के गवर्नर थे, 1772 में तत्कालीन बंगाल के गवर्नर थे, कौन थे? बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स 1772 में आए थे। इन्होंने क्लाइव का जो द्विशासन प्रणाली है इसको समाप्त कर दिया था। तो क्लाइव का जो द्विशासन प्रणाली है इसको समाप्त कर दिया था वारेन हेस्टिंग्स ने। इस वजह से 1772 में राजा सिताब राय और मोहम्मद रजा खान को पदच्युत होना पड़ा, यानी पद से हटना पड़ा, पदच्युत होना पड़ा था 1772 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, वारेन हेस्टिंग्स पर आते हैं। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1773 के बीच में बंगाल के गवर्नर थे। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने क्लाइव का द्विशासन प्रणाली ड्यूअल सिस्टम को समाप्त कर दिया था, खत्म कर दिया था। फिर बात करते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल की। अब बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करें यहाँ पर, अभी तक आपने बंगाल के गवर्नर देखा, अब यहाँ से आप बंगाल के गवर्नर जनरल देखेंगे। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है यहाँ पर इस समय अगर हम बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। पहला कानून ब्रिटिश संसद की तरफ से बनाकर भेजा गया था भारतीय क्षेत्रों के लिए जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के? तो प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। और किस एक्ट के तहत बनाए गए थे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी ध्यान रखना है कि गवर्नर जनरल थे, अगर ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो दूसरा अगर हम बात करें तो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी।
और तीसरा था बम्बई प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसी थी बम्बई प्रेसिडेंसी। तो यहाँ के क्या होते थे, गवर्नर होते थे, मद्रास के गवर्नर, बम्बई के गवर्नर, और यहाँ पे अगर हम बात करें बंगाल के गवर्नर जनरल। और जो मद्रास की प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे या बम्बई प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन थे, इसीलिए यहाँ पर बंगाल के गवर्नर जनरल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करें तो ये पावरफुल ज़्यादा थे अन्य प्रेसिडेंसी के मुकाबले। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। फिर बात करते हैं वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक रहा है। तो वारेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल रहा गवर्नर जनरल के रूप में 1773 से लेकर 1785 के बीच में रहा। 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी जिसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। यह आपने पढ़ भी रखा होगा, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, कहाँ पर की गई थी, कलकत्ता में। किस वर्ष की गई थी, 1774 में। इसके अलावा 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी 1781 में। तो आंसर आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के समय अगर हम बात करें तो 16 अगस्त 1781 को पूछा गया प्रश्न आपका है। तो 16 अगस्त 1781 को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध बनारस विद्रोह हुआ था, 16 अगस्त 1781 को। और इस बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, राजा चैत सिंह ने। राजा चैत सिंह ने वारेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध एक हिसाब से विद्रोह किया था। वारेन हेस्टिंग्स की जो नीति थी, खूब ज़्यादा राजस्व इनका डिमांड कर रहे थे, राजस्व ज़्यादा डिमांड कर रहे थे और कुछ विरोधाभास हुआ यहाँ पर और अंततः जो है बनारस विद्रोह हुआ था। और बनारस विद्रोह में एक तरफ वारेन हेस्टिंग्स की सेना थी तो दूसरी तरफ राजा चैत सिंह की सेना थी और यहाँ पर बनारस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे राजा चैत सिंह। तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स जो है 16 अगस्त 1781 को जो है वारेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध कहिए या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध कहिए, बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया राजा चैत सिंह ने। 15 जनवरी 1784 को सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। ये आपसे सवाल पूछा गया है बीपीएससी टीआरई में। और बात करें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की तो इसके जो कह सकते हैं कि स्थापना किया था सर विलियम जोन्स ने, हेड भी यही थे यानी इसके अध्यक्ष भी यही थे। और इन्होंने जो है एक रिक्वेस्ट भी किया था गवर्नर जनरल से भी, लेकिन गवर्नर जनरल ने मना कर दिया था इनके फेवर में, सर विलियम जोन्स के फेवर में, कि सर विलियम जोन्स को ही रहना चाहिए क्योंकि ज़्यादा काबिल व्यक्ति थे। तो सर विलियम जोन्स, और इसमें भी एक हिसाब से जो गवर्नर जनरल थे उनका योगदान था। तो सर विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इसके अलावा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिट्स उस समय जो है इंग्लैंड के या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उन्हीं के नाम से आया था पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। फिर इसके अलावा हम बात करते हैं तो एकमात्र गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। एकमात्र गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जिनके ऊपर जो है ब्रिटेन की संसद में महाभियोग चला था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, महाभियोग चला था इनके ऊपर, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया चली थी। तो वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया चली थी, ये भी आपको ध्यान रखना। एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिनके ऊपर ऐसा कार्रवाई हुआ था ब्रिटेन में। फिर बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 के बीच में भारत मतलब बंगाल के दूसरे गवर्नर जनरल के रूप में थे, 1786 से 1793 के बीच। इनसे पहले एक कार्यवाहक भी थे, लेकिन मुख्यतः अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर लॉर्ड कॉर्नवालिस को आप काउंट कर सकते हैं। 1786 से 1793 के मध्य लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है बंगाल के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस का पृष्ठभूमि क्या था, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1776 से 1783 में। अंग्रेजी सेना के सेनापति थे लॉर्ड कॉर्नवालिस और पेरिस की संधि के माध्यम से जो है पेरिस की संधि के माध्यम से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पेरिस की संधि की थी अमेरिका के साथ में, और अमेरिका स्वतंत्र हुआ था पेरिस की संधि के माध्यम से 1783 में। और ये कुल मिलाकर हार वार के यहाँ पर जो आ गए थे वापस और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, तो इनको जो है भेज दिया गया था भारत, और क्या बनाकर, तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से हार कर आए हुए थे, अंग्रेजी सेना के सेनापति थे उस दौरान। फिर बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ था।
श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म होने के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और इस संधि के माध्यम से जो है टीपू सुल्तान को अपना जो आधा राज्य वो गवा देना पड़ा था। तो टीपू सुल्तान अपना आधा राज्य इसमें गवा दिए थे और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। फिर बात करते हैं 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था लागू की थी। बहुत बार आपसे यह सवाल पूछा गया है कि 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त, जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं इंग्लिश में, इसे इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं और जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। तो दोनों नाम आप याद रखिएगा, इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं और जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। इसके अलावा जब आपसे पूछे बिहार में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया, तो बिहार में भी अस्थायी बंदोबस्त 1793 में ही लागू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बिहार उस समय बंगाल प्रांत का ही भाग था। जाहिर सी बात है, अगर बंगाल प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त लागू होगा तो बिहार में भी अस्थायी बंदोबस्त लागू होगा। अगर बंगाल प्रांत में 1793 में लागू होगा तो बिहार में भी 1793 में ही लागू होगा। अस्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और बंगाल के जमींदार जो थे उनके बीच में यह अस्थायी बंदोबस्त किया गया था। और इसमें क्या था कि भू राजस्व तय करने का व्यवस्था था। एक तरफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी अपना हिस्सा लेगी, दूसरी तरफ जो बंगाल के जमींदार होंगे वो अपना हिस्सा लेंगे। कैसे लेंगे, तो खेती का जो काम था, यहाँ पर बात करें तो जो है खेती करते थे किसान, और किसानों से जो है भू राजस्व इकट्ठा करते थे बंगाल के जमींदार। और जो भी भू राजस्व इकट्ठा होता था वार्षिक रूप से, उसका बात करें तो 89% या 10/11% ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास रखती थी, 11% या 1/11 भाग जो है जमींदारों को मिलता था। तो कुछ इस प्रकार से था। और इस प्रणाली में बात करें जमींदारी व्यवस्था क्यों कही गई, क्योंकि यहाँ पर जमींदारों का एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ था, तो इसीलिए इसको हम जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। जमींदारों का ही काम था, जमींदार वर्ग का ही काम था यहाँ पर भू राजस्व इकट्ठा करना गरीब किसानों से। तो भू राजस्व इकट्ठा करने की जो जिम्मेदारी थी वो जमींदारों के पास में थी, इसीलिए इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, इस्तमरारी भी व्यवस्था भी कहते हैं। अगले प्रश्न आगे चलते हैं। 1793 में कानूनों को संहिताबद्ध करके कॉर्नवालिस कोड भी लागू किया था। तो कॉर्नवालिस कोड किस वर्ष लागू किया था, 1793। याद रखिएगा। भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में भी याद किया जाता है। फिर है 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए थे ये, तो जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी बनारस में 1791 में। फिर बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस जुलाई 1805 में दोबारा गवर्नर जनरल बनकर आए, लेकिन अक्टूबर 1805 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के पश्चात जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो समाधि है वो गाजीपुर में उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल की जो समाधि है वो भारत में स्थित है, तो कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्योंकि ये जब भारत के गवर्नर जनरल थे 1805 में, जब दोबारा से आए तो इनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। और उस समय भारत से इंग्लैंड ले जाने में मान के चलिए कि 30 से 40-50 दिन का समय लगता था, और इतना समय तक किसी भी डेड बॉडी को वापस ले जाने में बहुत ख़राब हालत हो जाएगा। इस वजह से सरकार द्वारा यह फैसला किया गया कि यहीं पर इनकी समाधि बना दी जाए। इसलिए यहाँ पर आप देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो समाधि है गाजीपुर में उत्तर प्रदेश में स्थित है। गाजीपुर में ही क्यों, क्योंकि वहीं पर ये मतलब उपस्थित थे जब इनका देहांत हुआ था। लास्ट टाइम पे वहीं पे थे ये, तो वहीं पर इनका समाधि बना दिया गया। अगले प्रश्न आगे चलते हैं। आपको इतने हमने प्रश्न करा दिए कि प्रश्न ही मुंह से निकलता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करते हैं 1798 से लेकर 1805। तो 1798 से लेकर 1805 के बीच में लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। तो टीपू सुल्तान मारे गए थे 1799 में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, और इस प्रकार से जो मैसूर का जो गद्दी के लिए जो लड़ाई थी वो एक प्रकार से समाप्त होती है और अंग्रेज़ों के कब्जे में मैसूर आ जाता है। तो 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अंतिम भी था ये, इसके बाद कोई युद्ध नहीं हुआ। आंग्ल मैसूर युद्ध अंतिम था ये। फिर बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली को भारतीय राज्यों के साथ में सहायक संधि प्रणाली सब्सिडरी अलायंस के लिए भी जाना जाता है। तो लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो भारतीय राज्यों के साथ में इन्होंने सहायक संधि प्रणाली लेकर आए थे, जिसको हम सब्सिडरी अलायंस भी कहते हैं। हैदराबाद 1798 में प्रथम भारतीय राज्य या प्रथम भारतीय रियासत था,
जिसने अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो प्रथम रियासत या प्रथम राज्य भारतीय कौन था जिसने अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो आंसर है हैदराबाद 1798 में। फिर बात करते हैं सर जॉर्ज बार्लो के बारे में। सर जॉर्ज बार्लो के बारे में बात करें तो गवर्नर जनरल थे ये कार्यवाहक रूप से। लॉर्ड मिंटो उस समय आए नहीं थे। तो 1805 से लेकर 1807 के बीच में सर जॉर्ज बार्लो थे और इन्हीं के समय में 10 जुलाई 1806 को वेल्लोर म्यूटिनी या वेल्लोर विद्रोह हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी में 10 जुलाई 1806 को सर जॉर्ज बार्लो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे और इन्हीं के समय में 10 जुलाई 1806 को वेल्लोर विद्रोह हुआ था। ये उस समय कहाँ के गवर्नर जनरल थे? बंगाल के गवर्नर जनरल थे। दूसरा चीज़ आपको याद रखना है कि ये वेल्लोर विद्रोह हुआ कहाँ था? तो वेल्लोर विद्रोह हुआ था मद्रास प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी वाले क्षेत्र में। और वेल्लोर विद्रोह के समय मद्रास के गवर्नर कौन थे? तो ये विलियम बेंटिक थे। वही विलियम बेंटिक जो आगे चलकर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो ये इस समय मद्रास के गवर्नर थे। तो वेल्लोर विद्रोह के समय मद्रास के गवर्नर थे विलियम बेंटिक। वेल्लोर विद्रोह के समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे जॉर्ज बार्लो। ये आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आपको थोड़ा जो है अलग ले चलते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी में सर थॉमस मुनरो के पास। सर थॉमस मुनरो की बात करें तो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। कब थे? 1820 से लेकर 1827। सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर थे 1820 से 1827। मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई में, ध्यान दीजिएगा, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने का जो श्रेय जाता है 1820 में, वर्ष 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई में लागू किया गया था सर थॉमस मुनरो के द्वारा। और यह जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, इसको जो है इसका खाका किसने तैयार किया था? तो अलेक्जेंडर रीड ने इसका खाका तैयार किया था। तो अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था से जुड़े हैं, तब आपका आंसर वहाँ पर अलेक्जेंडर रीड भी हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा किसने लागू किया, तो लागू हमेशा गवर्नर ही करता है, गवर्नर या गवर्नर जनरल ही करता है। मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे सर थॉमस मुनरो। तो सर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया। कहाँ कहाँ? मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई में। कब किया? 1820 में। अलेक्जेंडर रीड भी इस व्यवस्था से जुड़े हुए थे। फिर बात करते हैं होल्ट मैकेंजी की। होल्ट मैकेंजी ने क्या काम किया था? तो 1822, वर्ष 1822 में महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया था इन्होंने उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में। यहाँ पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश को उस समय बात करें तो यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था। तो यूनाइटेड प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस और पंजाब वाले क्षेत्र में लागू किया गया था महालवाड़ी व्यवस्था। और अगर हम बात करें जो लगान मूवी आई थी आमिर खान की, तो लगान मूवी में भी अगर बात करें तो महालवाड़ी व्यवस्था से रिलेटेड वहाँ पर चीज़ें दिखाई गई हैं। होल्ट मैकेंजी की बात करें तो एक प्रश्न आपसे बीपीएससी 68वीं पीढ़ी में पूछा गया। क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? अब यहाँ पर बंगाल पूछा है तो बंगाल मतलब पूरे बंगाल प्रांत का पूछा है। तो यहाँ पर बात करें तो आंसर बीपीएससी ने होल्ट मैकेंजी माना था। और क्यों माना था? क्योंकि होल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत वाला जो भाग है, जिसको आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत जो भाग था पहले आता था, तो महालवाड़ी व्यवस्था वहाँ पर लागू किया था इन्होंने। इस वजह से बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो इसमें आंसर आपको होल्ट मैकेंजी ही मानना है, कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 68वें पीढ़ी में पूछा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 3 प्रकार की आपने राजस्व व्यवस्था देखी जो अंग्रेजों ने लागू की। पहला था स्थायी बंदोबस्त जो बंगाल प्रांत में लागू हुआ। दूसरा था रैयतवाड़ी व्यवस्था जो मद्रास प्रांत में लागू हुआ। तीसरा था महालवाड़ी व्यवस्था जो कि संयुक्त प्रांत, इसके अलावा जो है पंजाब में और सेंट्रल प्रोविंसेस में लागू हुआ था। 19% बात की बात करें तो 19% जो भारत का क्षेत्र था अंग्रेजों के अधीन, तो 19% क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व वसूला जाता था। 51% क्षेत्र पर बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व वसूला जाता था। 30% की बात करें तो महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत 30% भाग पर राजस्व वसूला जाता था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है किसके अधीन था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत 51% भाग पर जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था के अनुसार राजस्व वसूला जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी ये सीधे सीधे किसानों से की गई थी, यानी अंग्रेजी सरकार और किसान के बीच में कोई भी जमींदार वगैरह नहीं था।
महलवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो इसमें कई गाँव को एक कर दिया गया था और एक गाँव का प्रधान होता था, वो सभी गाँव का इकट्ठा करके देता था इस प्रकार से। फिर बात करते हैं यहाँ पर विलियम बेंटिक की। अभी गवर्नर जनरल का टॉपिक चल रहा था, जो है यहाँ पर हमने जो है देखा था किनके बारे में, सर जॉर्ज बारलो के बारे में। बीच में उतना महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए हम उसको स्किप कर रहे हैं। सब कुछ पढ़ने की रटने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, जितना आपको बताया जा रहा है उतना कर लीजिए, सफिशियंट है। विलियम बेंटिक की बात करते हैं तो 1828 से लेकर 1833 के बीच में जो है बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, ये थे विलियम बेंटिक। साथ में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो पूरे भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और 1828 से लेकर 1833 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में थे। और 1833 से लेकर 35 के बीच में 1833 से लेकर 35 के बीच में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में विलियम बेंटिक ने वर्ष 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो सती प्रथा को कब समाप्त किया गया था, वर्ष 1829। पूछा गया सवाल है कहाँ पर किया गया था, तो बंगाल वाले क्षेत्र में। किसने किया था, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। कौन थे बंगाल के गवर्नर जनरल, विलियम बेंटिक ने। तो ध्यान रखिएगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में विलियम बेंटिक ने वर्ष 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। किसके सहयोग से किया था, तो उस समय जो है राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सहयोग किया था इस मामले में। और इसका जो कानून का नाम था बंगाल सती विनियमन, बंगाल सती रेगुलेशन या विनियमन 17 भी इसको बोलते हैं, रेगुलेशन 17 भी बोलते हैं। तो रेगुलेशन 17 किससे जुड़ा था, सती प्रथा के अंत से। तो याद रखिएगा सती प्रथा के अंत से कौन सा कानून जुड़ा था, रेगुलेशन 17 या विनियमन 17। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन रॉय की सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि भी मानी जाती है। लॉर्ड एम हस्ट की बात करें तो लॉर्ड एम हस्ट के समय में एक घटना आपको याद रखना, बैरकपुर विद्रोह 1824 में हुआ था। बैरकपुर विद्रोह 1824 में हुआ था। और उस समय जो है बात करें बंगाल के, यहाँ पर बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे कौन थे, लॉर्ड एम हस्ट। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखना चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। अब हम आते हैं भारत के गवर्नर जनरल पर। सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक से स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल कब से कब तक थे, 1833 से 35 तक। अभी हमने देखा 1828 से 33 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किए थे। अब हम इनका कार्य देखेंगे कि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने क्या क्या कार्य किए। 1833 का चार्टर एक्ट के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो यहाँ पर अभी हमने पीछे देखा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके माध्यम से वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। उसी प्रकार से 1833 का चार्टर एक्ट आया था, उसके माध्यम से लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। फिर बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था। तो निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया, आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और इसके लिए इन्होंने एक जो है नियुक्त किया था अधिकारी को, जिनका नाम था कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में ठगों का दमन हुआ। तो दो प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किसके नेतृत्व में ठगों का दमन हुआ, यानी ठगों की समाप्ति किसने की, तो कैप्टन स्लीमैन ने। और किसने जो है ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था, तो ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इसके अलावा बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया था। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था लॉर्ड मैकॉले की सिफारिश पर। मैकॉले का इस मामले में एक स्मरण पत्र आया था जिसको हम मैकॉले माइन्यूट भी कहते हैं। कब आया था, 1835। तो इसी के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पेश किया गया था। तो मैकाले के स्मरण पत्र, मैकाले माइन्यूट के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में पेश किया गया था। और इसके जो है माध्यम से अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम घोषित किया गया था अंग्रेजी सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा। इसके अलावा पहला विधि आयोग बना था 1834 में, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ पे आते हैं। तो लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ की अगर हम बात करें तो चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36 के बीच में भारत के दूसरे गवर्नर जनरल के रूप में आप इनको समझ सकते हैं। तो भारत के दूसरे गवर्नर जनरल जो है विलियम बेंटिक के बाद कौन थे, तो लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ। इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। हमने आपसे एमसीक्यू में भी डिस्कस किया था कि भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कौन है, तो वो है लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ। क्यों कहा जाता है, 1823 का एक प्रेस अध्यादेश आया था जो कि बहुत ज़्यादा जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा था
प्रेस, भारतीय प्रेस पर, और इस कानून को जो है इन्होंने रद्द कर दिया था। इस वजह से भारतीय प्रेस अब आराम से काम कर सकते थे। तो इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को। फिर बात करते हैं लॉर्ड ऑकलैंड की। तो लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 के बीच में भारत के तीसरे गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। इनके समय में बस आपको एक महत्वपूर्ण घटना याद रखना, वो क्या है, 1838 से 42 के मध्य प्रथम अफगान युद्ध या पहला अफगान युद्ध। फिर बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की, इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो 1848 से 56 के बीच में 8 साल के लिए भारत के गवर्नर जनरल थे, और इनके समय में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई हैं। सबसे पहला चीज़ जिसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, व्यपगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको हम हड़प नीति भी कहते हैं। तो राज्यों को हड़पने की जो नीति लागू की थी लॉर्ड डलहौजी ने, इसी को हम व्यपगत सिद्धांत कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। अगर किसी राज्य के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो ऐसे राज्यों को हड़प लिया जाता था। यानी किसी राजा रानी के पास, राजा रानी है, मान लीजिए इनके पास इनका कोई बच्चा वगैरह नहीं है, इनका जो है प्राकृतिक रूप से कोई बच्चा अगर इनका नहीं है तो ये गोद भी नहीं ले सकते थे। यानी गोद लिए बच्चे को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी यहाँ पर सरकार व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत। सबसे पहले किस रियासत को या किस राज्य को हड़पा गया था, तो था सतारा। याद रखिएगा, बहुत बार आपसे प्रश्न पूछा गया है। सतारा को 1848 में डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत हड़पा गया था, विलय किया गया था अंग्रेजी राज्य में या ब्रिटिश राज्य में। झांसी की बात करें तो झांसी को वर्ष 1853 में विलय किया गया था। नागपुर 1854 याद रखिएगा। इसके अलावा आप अवध को याद रखिएगा, 1856 में कुशासन के आधार पर किया गया था, लेकिन किसके अंतर्गत किया गया, तो व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत ही अवध का विलय किया गया था, एक एक्स्ट्रा प्रोविजन लगाकर कुशासन के आधार पर। इसके अलावा बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में कलकत्ता से लेकर आगरा के लिए पहली टेलीग्राफ लाइन भी चालू की थी। तो पहली टेलीग्राफ लाइन किस गवर्नर जनरल के समय में स्टार्ट किया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में कलकत्ता से आगरा। फिर बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी के समय प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था 1853 में। प्रथम यात्री ट्रेन भी चली थी बॉम्बे और थाने के बीच में। तो बॉम्बे और थाने के बीच में 1853 रेलवे सेवा चली थी, आपको मालूम भी है लॉर्ड डलहौजी के समय में। 1854 में डाकघर अधिनियम भी इन्होंने पारित किया था। तो डाकघर अधिनियम, पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने पारित किया था। इसके अलावा बात करें तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का जो मसौदा था, जो ड्राफ्ट था, वो लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फर्क है थोड़ा। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का जो मसौदा था लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था, लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने इस कानून को पारित किया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित किया था, पास किया था, तब आपका आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। मसौदा तैयार किया था लॉर्ड डलहौजी ने, और ईश्वरचंद विद्यासागर की इसमें प्रमुख भूमिका थी। विधवा पुनर्विवाह के लिए ये पूरा एक आंदोलन चला रखे थे ईश्वरचंद विद्यासागर जी। फिर यहाँ पर बात करते हैं संथाल विद्रोह की। तो संथाल विद्रोह जो है किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, आपको मालूम है। इसके नेता कौन थे, सिद्धू कानू, भैरों चांद, 4 भाई थे। सिद्धू कानू जनरली आपसे पूछा जाता है, तो सिद्धू कानू और भैरों चांद थे। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी के समय में एक जो है आया था शिक्षा से रिलेटेड वुड डिस्पैच, जिसको 1854 में आया था। तो वुड डिस्पैच कब आया था, 1854 में। इसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, वुड डिस्पैच को कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी के समय में ये आया था। फिर बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की। लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 से लेकर 1858 तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, एवं भारत के पहले ये वायसराय थे। तो भारत के पहले वायसराय और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, अभी हमने ऊपर देखा था। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित किया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो तब भी आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह घटित हुआ था।
इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 29 मार्च 1857 को 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे का विद्रोह भी हुआ था। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। तो मंगल पांडे का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय भी जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इसके अलावा जब 1857 की क्रांति को कुचल दिया गया तो 1 नवंबर 1858, डेट याद रखिएगा, 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में 1858 में सुनाया था? तो 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में, आज के प्रयागराज में, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। और इसी घोषणा पत्र के बाद फिर जो है बात करें तो भारत में जो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो है भारत में जो सम्राट का शासन आ गया था, क्राउन का रूल आ गया था। अब जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज का यहाँ पर क्लास आपकी ख़त्म होती है। कमेंट कीजिएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। कल की क्लास में हम भारत के जितने भी वायसराय हैं, भारत के जितने भी वायसराय हैं सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करेंगे 1858 से 62 के बीच में कौन थे भारत के प्रथम वायसराय? तो लॉर्ड कैनिंग से स्टार्ट करेंगे और लॉर्ड कैनिंग से लेकर माउंट बेटन तक हम जाएंगे, राजगोपालाचारी तक भी हम जाएंगे और अंत तक हम, अगली क्लास आपका इसमें आपका पूरा हो जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।